अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिससे सब लोग को कुछ फिशी लग रहा था, और बाद में कुछ ऐसे भी वीडियोस बाहर आ गए जिससे लोगों को ऐसा लगने लगा शायद ये दुनिया खत्म हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे डीप सी क्रिएचर्स के वीडियो वायरल हो रहे थे, और ये वीडियो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोगों के फीड में ही नहीं बल्कि सारे लोगों के फीड में आ रहे थे जो इंस्टाग्राम यूज कर रहा था, और इसकी वजह से ये टॉपिक पूरा ट्रेंडिंग में आने लगा। लोगों का ये कहना था कि समुद्र के नीचे रहने वाले कुछ फिश अगर ऊपर आने लग जाए इसका मतलब डूम्स डे बहुत ज्यादा करीब है, या फिर आगे कुछ ऐसे डिजास्टर हो सकते हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं होंगे। पर हम इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना के रखी है, तो हम उसके रिलेटेड ही कुछ अलग बात करने वाले हैं जो शायद यूट्यूब पे इतने सारे लोगों ने नहीं डाला होगा। तो वेलकम बैक दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के टॉप 5 मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स के बारे में। हमने ये यूनिवर्स बहुत एक्सप्लोर किया है, चांद तक भी जाके आए हैं और कुछ नए ग्रह भी ढूंढे हैं, और शायद कुछ सालों में हम मंगल ग्रह तक कुछ इंसानों को भी भेज सकते हैं। पर कभी तुमने ये सोचा है जितना हमने ये यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है उतना हमने सी को एक्सप्लोर किया है? नहीं, पर समुद्र जो हमेशा से इंसान के लिए एक नई अजीब सी पहेली रहा है। ये पूरी पृथ्वी 70% पानी से घिरी हुई है। सोचो, हमने बस 5% सी को ही एक्सप्लोर किया है, पर 90% गहराइयों में क्या हो सकता है? इतने गहरे पानी के अंदर कौन सा रहस्य छुपा हो सकता है? क्या ऐसे प्राणी अभी भी वहाँ है जो हमें सिर्फ दंत कथाओं में ही मिलते हैं? समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो शायद इंसान को हमेशा से रोमांचित और डराते आए हैं। आज हम दुनिया के 5 ऐसे समुद्री राक्षसों की कहानी सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये सिर्फ कहानियां हैं या असल में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो समुद्र के गहराइयों में आज भी छुपे बैठे हैं। समंदर जितना गहरा होता है उतना ही अजीब होता है। जब आप सिर्फ 200 मीटर के नीचे जाते हैं तो सूरज की रोशनी एकदम से गायब हो जाती है। उसके बाद सिर्फ अंधेरा, ठंडी और अजीब सी शांति होती है। लेकिन इस गहराई में कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो इंसानों से पहले वहाँ रहते आए हैं। समंदर के सबसे नीचे वाले हिस्सों में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर एक इंसान वहाँ बिना किसी सेफ्टी से जाए तो तुरंत क्रश हो जाएगा। सबमरीन्स या अंडर वाटर रोबोट्स भी एक लिमिट तक ही प्रेशर को झेल सकते हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा है डीप सी में रहने वाले प्राणी इतने बड़े क्यों होते हैं? साइंटिस्ट मानते हैं कि प्राणियों का साइज उसके इन्वायरमेंट की वजह से इन्वॉल्व हुआ है। जितना बड़ा क्रिएचर उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है और उतनी देर तक जिंदा रह सकता है। जाइंट स्क्विड्स, कोलोसोल स्क्विड्स और मैसिव जेलीफिश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अंधेरे समंदर में कोई भी पौधे नहीं होते, वहाँ सिर्फ वही क्रिएचर जीवित रह सकते हैं जो या तो दूसरे प्राणियों का शिकार कर सके या फिर ओशन फ्लोर पे गिरने वाले ऑर्गेनिक पार्टिकल से अपनी भूख मिटा सके। डीप सी क्रिएचर के पास एक अनोखी शक्ति होती है, ये खुद अपनी रोशनी बना सकते हैं। एंगलर फिश, ग्लूपर एल और जाइंट स्क्विड इन जैसे प्राणी इस टेक्निक का यूज करते हैं अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए या खुद को शिकार बनने से बचने के लिए। अब वक्त है उन राक्षसों से मिलने का जो इस गहराई के असली राजा है। वो प्राणी जो दंत कथाओं में और कहानियों तक सीमित नहीं है बल्कि कई लोगों ने उन्हें देखा भी है। क्राकेन एक प्राचीन नॉर्स लोक कथा का हिस्सा है। इसका सबसे पहले लिखित उल्लेख 1700 के आसपास मिला, जब फ्रांसिस्को और एरिक जैसे लेखक और यात्री इस विशाल समुद्री राक्षस का जिक्र करने लगे। लेकिन इसकी असल कहानी और भी पुरानी है। जब वाइकिंग के जहाजों के कप्तान और मछुआरे इसका जिक्र करते थे, नॉर्स मैथोलॉजिकल टेक्स्ट और सागाज में क्रैकन को एक समंदर के अंदर का राजा बताया गया है जो बड़े से बड़े जहाजों को एक झटके में डुबाने की शक्ति रखता है। क्राकन शब्द की उत्पत्ति ओल्ड नॉर्स शब्द क्राक से हुई, जिसका अर्थ है विशाल और अजीब आकार का समुद्री प्राणी। इसका जिक्र पहली बार नॉर्स सागाज और 8वीं शताब्दी के
डैनिश नॉर्वेगन न्यूरलिस्ट एरिक पॉन्टेविडेंट के किताब में मिलता था। ये एक ऐसा प्राणी माना जाता है जो नॉर्वेगन और ग्रीनलैंड के समुद्र में रहता था और विशाल टेंटिकल्स के साथ पानी के अंदर मौत का एक घुमट बनाता था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भी कुछ लोगों ने क्राकेन जैसे क्रिएचर को देखने का दावा किया, लेकिन 1870 के आसपास जब जायंट स्क्विड जैसे क्रिएचर का मिलने का प्रूफ शुरू हुआ तो साइंटिस्ट ने माना कि हो सकता है क्राकेन की कहानियां इन्हीं स्क्विड से जुड़ी हो। लेकिन अभी भी लोग मानते हैं कि असली क्राकेन समुद्र की सबसे गहरी जगहों में छुपा हो सकता है। क्राकेन से जुड़ी 3 भयानक लोकल कहानियां भी हमें सुनने को मिलती है। द लॉस्ट वाइकिंग शिप। एक प्राचीन नॉर्स कहानी के मुताबिक एक बार अल्फा नाम का एक वाइकिंग किंग अपने 30 जहाजों के साथ नॉर्वे के समुद्र में सफर कर रहा था। रात के अंधेरे में जब सब लोग चैन से सो रहे थे तब अचानक समुद्र में एक भयानक हिलजुल शुरू हुई। मछुआरों ने देखा कि पानी में से एक विशाल साया उनके पीछे चल रहा है। अचानक से एक बड़ा टेंटिकल उनके सबसे आगे वाले जहाज को नीचे खींचने लगा। क्रू मेंबर्स चीखने लगे और भागदौड़ मच गई। सभी ने अपने तीर और तलवारों से उस विशाल टेंटिकल को काटने की कोशिश की, लेकिन वो हर अटैक को ऑब्जर्व कर रहा था। देखते ही देखते पूरा जहाज समुद्र की गहराइयों में चला गया, बल्कि जहाजों के लोग सिर्फ ये देखते रह गए। अभी भी नॉर्वेन्स मछुआरे इस जगह को कारकेन्स लाया कहते हैं और वहां जाना अपशगुन माना जाता है। द डिसअपीयरिंग फिशरमैन। 1862 के आसपास नॉर्वे के एक छोटे से गांव के मछुआरे हमेशा की तरह अपनी बोट्स लेकर समुद्र में गए। 10 लोग एक छोटी मछली पकड़ने वाले नाव में सफर कर रहे थे। सुबह जब उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे थे तो उनका कोई पता नहीं था। 2 दिन बीत गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। जब एक मछुआरों का ग्रुप उनकी तलाश में गया तो उन्होंने समुद्र के बीच एक उल्टी हुई नाव देखी जो पूरी तरह तोड़ी गई थी। आसपास समंदर की लहरों में बड़े बड़े टेंटिकल्स के निशान दिख रहे थे। कोई भी मछुआरा वापस नहीं मिला और लोगों ने यह माना कि उनका सामना क्राकेन से हो गया था। द फ्रेंच नावल एनकाउंटर। 1795 में एक फ्रेंच नावल शिप ला सर्विलियंट अटलांटिक ओशन के मध्य से गुजर रहा था। जब उनके क्रू ने देखा समुद्र में एक बड़ा सा व्हर्लपूल बन रहा है। पानी एक अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे नीचे कोई बहुत बड़ा प्राणी ऊपर आने वाला हो। अचानक एक बड़ा सा टेंटिकल पानी से निकलता है और शिप के मस्ट को तोड़ देता है। क्रू मेंबर्स घबरा गए और तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली। कैप्टन ने शिप को बचाने के लिए कुछ आदमी भेजे जो उस टेंटिकल को काट सके, लेकिन जैसे उन लोगों ने वार किया एक दूसरा टेंटिकल आया और मछुआरों को पकड़ के समुद्र में खींच लिया। जिस तरह शिप को गिराने की कोशिश की गई उससे सभी लोग समझ गए कि एक क्राकेन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मुश्किल से कुछ लोग बचकर वापस आए और उन्होंने कसम खाई कि वापस कभी उस समुद्र में नहीं जाएंगे। पर क्राकेन की कहानियां सिर्फ पुराने किताबों तक ही सीमित नहीं रही। आज भी मछुआरे और समुद्री यात्री कभी कभी बड़े टेंटिकल्स देखने का दावा करते हैं। क्या क्राकेन सिर्फ एक कहानी है या अब भी समुद्र के गहराइयों में जिंदा है? ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी पूरा समझा नहीं जा सकता। लिवायथन का सबसे पहला जिक्र बाइबलिक टेक्स्ट और ज्यूइश मैथोलॉजी में होता है। यह एक भयंकर प्रलय लाने वाला समुद्री सांप माना जाता है जो दुनिया के आखिरी दिनों में प्रकोप लाएगा। इसका नाम हेब्रू शब्द लिवायथन से लाया है जिसका अर्थ है मुड़ने या लपेटने वाला प्राणी। ये एक डेमोनिक सर्पेंट माना जाता है जो समुद्र के गहरे अंधेरों में रहता है। ज्यूइश लोर के मुताबिक ये एक डिवाइन बीस्ट था जिसे खुद भगवान ने बनाया था, लेकिन इसका विशाल स्वरूप देखकर इसे पृथ्वी से अलग कर दिया गया। बाइबल के अनुसार ये इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि कोई भी इंसान या देवता इसे हरा नहीं सकता था। ये सिर्फ भगवान के प्रकोप से ही नष्ट हो सकता था। कई रिलीजियस टेक्स्ट के अनुसार लिवायथन एक आखिरी युद्ध के दौरान भगवान के द्वारा मारा जाएगा और इसका मांस राइटियस लोगों के लिए एक पवित्र भोजन होगा। कई नाविक और एक्सप्लोरर्स ने इस विशाल सर्पेंट को समुद्र के बीच देखने का दावा किया जो उनके जहाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वैसे लिवायथन से जुड़े भी हमें कुछ लोकल कहानियां मिलती है। द बाइबलिकल बैटल। पुराने युग में ईश्वर ने लिवायथन को पैदा किया। ये एक 2 बड़े समुद्री राक्षस का जोड़ा था, एक नर और एक नारी। ये इतने शक्तिशाली थे
कि अगर इनसे संबंधित प्रजातियों को बढ़ाने दिया जाता तो ये पूरे समंदर पर राज करते। भगवान ने नर लिवायतन को जिंदा रखा और नारी लिवायतन को तुरंत मार दिया ताकि ये युगों तक एक अकेले राक्षस की तरह ही बने रहे। कहा जाता है कि प्रलय के दिनों में लिवायतन लौटेगा और भगवान से लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन एक आग बरसाने वाले डिवाइन तलवार से भगवान इसे डिफीट कर देंगे। उस दिन लिवायतन का मांस सदाचारी लोगों के भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और ये प्रलय का एक और अंश बनेगा। द फिशरमैन्स नाइटमेयर। एक शांत रात में नॉर्थ अटलांटिक के एक छोटे से मछुआरों के गांव से कुछ लोग समुंदर में गए थे। रात होने पर समुंदर में अचानक से तूफान आया, लेकिन पानी एक अजीब तरीके से हिल रहा था। एक बड़ा सा काले रंग का सांप जैसे प्राणी पानी के अंदर से निकला। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसने पूरे चांद को ढक दिया। जहाज के लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन तभी एक बुढ़ा मछुआरा बोला, यह वही प्राणी है जिसका जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। और उस रात सिर्फ एक आदमी ही जिंदा बचा। द यूएसएस टेन इंसिडेंट। 1976 में यूएसएस टेन नाम का एक अमेरिकन सबमरीन साउथ पैसिफिक ओशन में पेट्रोलिंग कर रहा था। जब ये वापस शोर पे आया तो इसका रडार एक अजीब वजह से डैमेज हो चुका था। जब साइंटिस्ट ने ये देखा तो उन्होंने पाया कि ये डैमेज किसी बड़े ऑक्टोपस या स्क्विड के दांत और टेंटिकल्स से हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि ये टेंटिकल्स के मांस किसी भी जाने माने स्क्विड स्पेशीज से 10 गुना ज्यादा बड़े थे। ये कौन सा प्राणी था जो एक सबमरीन को भी डैमेज कर सकता था? लिवायतन की कहानियां सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है ये एक प्री हिस्टोरिकल प्राणी हो जो कभी समुद्र में राज करता था, या फिर एक ऐसा डीप सी क्रिएचर जो अब तक इंसानों की नजरों से दूर रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो शायद मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो अगर मैं किधर भी कुछ रॉन्ग प्रोनाउंस कर देता हूँ तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हो। कैरिब्डीज का जिक्र सबसे पहले ग्रीक मैथोलॉजी में होता है, जहाँ इसे समुद्र का एक भयंकर बवंडर और एक जीवित प्राणी माना जाता है। इसका नाम ग्रीक शब्द खरूबडीस से आया है, जिसका अर्थ है निगलने वाला। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कैरिब्डीस समुद्र के अंदर सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है और बड़े से बड़ा जहाज इसका शिकार बन जाता था। ग्रीक इतिहास के अनुसार कैरिब्डीस पहले पोसेडन की एक बेटी थी जो जमीन खा जाती थी ताकि समंदर का एरिया बढ़ सके। जब जिसको ये बात पता चली तो उसने उसे श्राप दे दिया और एक भयंकर समुद्री राक्षस बना दिया जो हमेशा पानी अंदर खींचकर वापस उगलती थी, जिससे वर्लपूल बनते थे। हमें कैरिब्डीस की भी कुछ लोकल कहानियां मिलती है। ओडिसियस और कैरिब्डीस। एक समय की बात है जब ओडिसियस अपने टीम के साथ समंदर के सबसे खतरनाक रास्ते से जा रहा था। उनके सामने एक साइला थी जो एक भयंकर राक्षस थी और दूसरी तरफ कैरिब्डीस जो एक समुद्री वर्लपूल थी जो सब कुछ निगल लेती थी। जिस समय उनका जहाज उस रास्ते से गुजर रहा था, पानी अचानक से हिलने लगा और एक बड़े घूमते चक्रवात जैसे वर्लपूल बना। ओडिसियस समझ गया कि एक कैरिब्डीस का प्रकोप है। जहाज के आधे लोग वर्लपूल के अंदर खींच लिए गए और ओडिसियस आखिरी पल तक अपने जहाज को बचाकर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने कैरिब्डीस का आघात देखा, उसने अपनी रस्सी पकड़ी और अपने आप को चट्टान से बांध दिया ताकि वर्लपूल उससे खींच ना सके। जब कैरिब्डीस ने एक जोर का झटका दिया तो पूरा जहाज समुद्र के अंदर चला गया और सिर्फ ओडिसियस बचा। उसने चट्टान से अपने आप को खींचकर बाहर निकाला और दिन भर समुद्र में ही तैरता रहा जब तक किसी और जगह ना पहुंच जाए। आज भी लोग मानते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक मेटाफोर नहीं थी, बल्कि एक असली जगह का जिक्र करती है और जहां आज भी वर्लपूल है। द लॉस्ट रोमन फ्लीट। एक भयंकर घटना 52 BCE में हुई थी जब रोमन के सम्राट जूलियस काइजर के 10 जहाजों की फ्लीट इटली के समुद्र से गुजर रही थी। एक शांत रात थी, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक से समुद्र में एक अजीब घूमता हुआ चक्रवात बना जो धीरे धीरे रोम के जहाजों को अपनी तरफ खींच रहा था। नाविक और सैनिक चिल्लाने लगे, लेकिन किसी भी तरह अपने जहाजों को उस वर्लपूल से दूर नहीं ले जा सके। पूरे के पूरे 5 जहाजों का ग्रुप सिर्फ 10 मिनट के अंदर समुद्र के अंदर समा गया। बाकी के 5 जहाजों ने मुश्किल से बचने की कोशिश की,
लेकिन सिर्फ 2 जहाज बचे और बाकी 3 जहाज क्रैबडिस का शिकार हो गए। आज भी मेसिनास्टैट के आसपास के लोग मानते हैं कि ये एक कर्ज है जो सिर्फ भगवान के श्राप से ही खत्म हो सकता है। द मिसिंग कार्गो शिप। 2003 में एक रशियन कार्गो शिप एमवी डिमिट्री जो समंदर से इटली की तरफ जा रहा था। ये एक लार्ज कंटेनर शिप था जो कई साल से सक्सेसफुल चल रहा था, लेकिन एक दिन इस शिप से आखिरी रेडियो सिग्नल आया। हमें समुंदर में कुछ अजीब लग रहा है, पानी हिल रहा है, ये नॉर्मल वेव नहीं लग रही। और फिर सिग्नल कट हो गया। जब रिसर्च टीम ने एमवी डिमिट्री को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें शिप का कोई भी ट्रेस नहीं मिला, ना कोई ऑयल स्पिल, ना कोई डेब्री, जैसे पूरा शिप समंदर के अंदर गायब हो गया हो। आज भी ये एक बड़ी मिस्ट्री है कि एमवी डिमिट्री कहाँ गया। क्या एक नेचुरल व्हर्लपूल का काम था या एक छुपा हुआ समुद्री राक्षस? क्या क्रैबडिस एक पुरानी कहानी थी जो समुद्र के नेचुरल फिनोमेनन से जुड़ी थी, या ये एक ऐसा असली राक्षस था जो अभी भी समुद्र के अंदर छुपा हो सकता है? लूस्का का जिक्र कैरेबियन फोल्कलोर में होता है, जहां इसे समुद्र के सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक माना जाता है। ये एक ऐसा प्राणी है जो आधा विशाल ऑक्टोपस और आधा समुद्री राक्षस के रूप में देखा जाता है। लूकस शब्द की उत्पत्ति बहामास के पुराने लोक कथा से हुई, जिसे बताया जाता है कि ये बहामास और कैरेबियन के ब्लू होल के अंदर रहता है। ब्लू होल समुद्र के अंदर ऐसे गहरे गड्ढे होते हैं जो बिना किसी वार्निंग के किसी भी प्राणी या शिप को निगल सकते हैं। कई जगहों पर लूस्का को शेप शिफ्टर भी कहा जाता है, जो कभी एक ऑक्टोपस, कभी एक सांप और कभी एक समुद्री राक्षस का रूप ले सकता है। लूकस के बारे में सबसे पुराने रिकॉर्ड 1700 के कैरेबियन पायरेट डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। एक डायरी एंट्री में लिखा गया था कि कुछ नाविकों ने एक ऐसा प्राणी देखा जो 75 फीट लंबा था, जिसका शरीर ऑक्टोपस जैसा था, लेकिन सिर्फ टेंटिकल नहीं, उसके बड़े बड़े दांत भी थे। लेकिन अब ये एक पहेली है, क्या लूस्का सिर्फ एक बड़ा ऑक्टोपस था या एक ऐसा प्राणी जो समुद्र के अंदर छुपा है और सिर्फ कभी कभी दिखता है? और हमें लूकस के बारे में भी कुछ लोक कथाएं मिलती है। बहामास की सबसे डरावनी कहानी। बहामास एक मछुआरों का गांव था, जहाँ के लोगों ने हर महीने 1 या 2 लोगों की लापता होने की बात सुनाई दी। यह लोग समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन कभी वापस ही नहीं आते थे। एक दिन एक बूढ़ा मछुआरा जो 50 साल से समुद्र में काम कर रहा था, उसने कहा, यह समुद्र का प्रकोप नहीं, ये लूकस का काम है। एक रात जब छोटे बोट समंदर में गई, तब पानी में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक एक बड़ा सा टेंटिकल पानी से बाहर निकला और बोट को सीधा समंदर के अंदर खींच लिया। बचने वाले लोगों ने कहा उन्होंने एक बड़ा चेहरा देखा जो ऑक्टोपस जैसा था, लेकिन उसके बड़े बड़े दांत भी थे। और आज भी बहामास के मछुआरे ब्लू होल्स के आसपास जाने से डरते हैं, कहीं लूस्का उन्हें नीचे खींच ना ले। द पायरेट्स नाइटमेयर। 1700 के कैरेबियन पायरेट्स सिर्फ ब्रिटिश और स्पेनिश शिप से लड़ने का डर नहीं रखते थे, बल्कि उनका सबसे बड़ा डर समुद्र के अंदर के राक्षसों से भी था। एक ब्रिटिश पायरेट की डायरी की एंट्री, एक रात बहामास के ब्लू होल के पास एक बड़ा समुद्री प्राणी उनके शिप के नीचे आ गया। उसने लिखा, रात एकदम शांत थी, पानी एकदम स्मूथ था, लेकिन तभी एक जोर के झटका लगा और हमारी शिप एक तरफ से नीचे गिरने लगी। पानी के नीचे से एक अजीब सा चेहरा दिखा जिसमें बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। ये किसी भी स्क्विड से ज्यादा बड़ा था, जिसने ही हमें फायर करने की कोशिश की। एक बड़ा टेंटिकल्स ने हमारे कैनन को भी समंदर के अंदर खींच लिया। क्या हो अगर लूस्का अभी भी समंदर के अंदर जिंदा हो और किसी इंसान को देखना पसंद नहीं करता हो। उमिबोजू एक जापानीज समुद्री भूत है जो रात के समय समंदर के अंदर दिखाई देता है और अचानक शिप और मछुआरों पर हमला कर देता है। ये एक ऐसा विशाल अंधकार में लिपटा प्राणी है जो सिर्फ अंधेरी रातों और तूफानी समुद्र में ही दिखाई देता है। उमिबोजू शब्द जो जापानी शब्दों से बना हुआ है, उमी जिसका मतलब समुंदर और बोजू का मतलब है एक बाल्ड हेडेड मॉन्क। जापानीज लोक कथाओं के मुताबिक ये एक मॉन्क की तरह दिखने वाला विशाल प्राणी है जिसका चेहरा कभी भी साफ नहीं दिखता। ये अक्सर उन शिप पर हमला करता है जो रात के समय तूफानी समंदर में जा रहे होते हैं। कई जगहों पर लोग मानते हैं कि उमिबोजू एक
समुद्री देवता का श्रापित रूप है जो इंसानों के पापों का बदला लेने के लिए आता है। ओमिबोजू का सबसे पहला रिकॉर्डेड मेंशन 18th सेंचुरी के जापानीज ट्रेवलर्स और सामुराई जनरल्स में मिलता है, जिसमें लिखा है कि एक शिप क्रू ने रात के एक बड़ा इंसानी आकार का प्राणी देखा जो समुद्र से निकल रहा था। कुछ वर्जन में ओमिबोजू सिर्फ समुद्र से दिखाई देता है, अगर कोई उसे देखता है तो वो शिप डूब जाती है। लेकिन कुछ कहानियों में कहा जाता है कि अगर आप ओमिबोजू से बात करने की कोशिश करें तो वो और भी गुस्से में आकर पूरा जहाज को तोड़ देता है। ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है कि ओमिबोजू सिर्फ एक कहानी है या एक असली फेनोमेना जो अब भी समंदर में कहीं छुपा है। ओमिबोजू की भी कुछ लोकल कहानियां हमें देखने मिलती है। द साइलेंट वॉचर। जापान के एक छोटे मछुआरे गांव में एक बुढ़ा मछुआरा था जो 50 साल से समुद्र में काम कर रहा था। उसने कभी किसी ओमिबोजू को नहीं देखा था, लेकिन उसके दादा ने एक कहानी सुनाई थी जो आज भी गांव में सुनाई जाती है। जब समंदर एकदम शांत था, एक नाविक का जहाज समंदर के बीच में था। तभी अचानक पानी एक अजीब तरीके से हिलने लगा, जैसे किसी बड़े प्राणी ने समंदर के नीचे से सांस ली हो। फिर एक बड़ा अंधकार में लिपटा चेहरा समुद्र से बाहर निकला, बिना आंखों के, बिना मुंह के, सिर्फ एक डार्क शैडोवी इंसान के रूप में। क्रू चिल्लाने लगा, लेकिन तभी एक बुढ़ा नाविक बोला, मत बोलो, ये सुन सकता है। लेकिन एक नाविक ने चिल्लाकर कहा, तू कौन है? तभी समंदर एक अंधकार में लपेट गया और जहाज डूब गया। सिर्फ एक आदमी बचा था जो ओमिबोजू के डर से कभी समुद्र में वापस नहीं गया। द सामुराई कर्स। एक समय जापान में एक सामुराई था जो समुद्र में सफर कर रहा था। उसने कई जंग जीती थी, लेकिन एक दिन उसने एक समुद्री मंदिर के अंदर एक मूर्ति गिरा दिया। लोगों ने कहा कि उसने समुद्र के देवता का अपमान किया है, लेकिन उसने मजाक में ले लिया। एक रात जब वो एक छोटी सी बोट में था, समंदर में एक बड़ा सा हलचल हुआ। उसने देखा कि बड़ा सा इंसानी प्राणी समंदर से बाहर आया और उसकी सिर्फ सफेद आंखें चमक रही थी। सामुराई ने अपनी तलवार खींच ली, लेकिन ओमिबोजू ने एक हाथ उठाया और पूरे समंदर में एक तूफान ले आया। अगली सुबह सिर्फ सामुराई की तलवार मिली, उसका कोई भी निशान नहीं मिला। आज भी जापान में लोग मानता है जो भी समंदर के देवता का अपमान करता है उसका सामना ओमिबोजू से होता है। द मॉडर्न साइड थिंग्स। 2014 में एक जापानीज कोस्ट गार्ड शिप के क्रू ने एक अजीब शैडोवी प्राणी को देखा जो समुद्र के बीच में खड़ा था। क्रू ने कहा कि वो प्राणी 30 फीट लंबा था और जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी उसके तरफ की, वो अचानक से समुद्र के अंदर चला गया। जापानीज कोस्ट गार्ड ने इसके सोनार स्कैन भी किए, लेकिन कोई भी समुद्री प्राणी वहां नहीं था। क्या हो अगर ओमिबोजू अब भी समुद्र के बीच रात के समय रहता हो? जापान के समंदर में हर साल हजारों शिप सफर करती है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही रात के समय समंदर के बीच जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। कई मछुआरे और कई नाविक कहते हैं कि उन्होंने कभी ओमिबोजू नहीं देखा, लेकिन जब भी कोई उसका नाम लेता है समुंदर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हमारी दुनिया का 70% हिस्सा समंदर है, लेकिन अब तक सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया गया है। क्या हो अगर अब भी क्राकेन, लिवायतन, लूस्का, क्रैबडीज और ओमिबोजू जैसे प्राणी समंदर के अंदर रहते हो, और शायद कभी हमें इस सवाल का जवाब ना मिले। तो या गाइज, आज हमने टॉप 5 मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स के बारे में बात की। सो आई होप ये वीडियो आपको सच में पसंद आया हो, और अगर आपके पास और कोई अच्छे टॉपिक्स हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, और मैं ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।